हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक, पैरालिसिस और लकवा। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें लकवा यानी स्ट्रोक किस तरह से होता है और साथ ही उसके कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रोक की समस्या बनती है और कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिन लोगों को लकवा वाली समस्या या फिर स्ट्रोक वाली समस्या बन सकती है। और साथ ही आपको ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स यानी आपको कौन कौन से आपके शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देंगे जिसकी वजह से जिससे आपसे पहचान सकते हैं कि आपको इस तरह की समस्या हुई है या नहीं है, जैसे आप सही समय पर आप डॉक्टर को दिखा सकें। फ्रेंड, स्ट्रोक इज अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट caused by focal vascular lesion in the brain। यानी स्ट्रोक आपके न्यूरोलॉजिकल एक समस्या होती है जो कि आपके ब्रेन में लीजन होने की वजह से आपको स्ट्रोक की समस्या पैदा होती है। फ्रेंड, इसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक यानी लकवा वाली समस्या बन जाती है। तो फ्रेंड, इसके मुख्यतः दो कारण होते हैं, एक तो होता है हेमरेज और दूसरा होता है इस्चेमिया। फ्रेंड, हेमरेज, फ्रेंड आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने आपको बताया या फिर कहीं किसी के द्वारा बताया गया कि उसकी दिमाग की नस फट गई थी। यानी हेमरेज यानी आपके ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना, उसकी वजह से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि ब्लड में ही हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है जो कि हमारे एक ब्रेन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो नहीं मिलने की वजह से आपको स्ट्रोक वाली समस्या पैदा हुई। दूसरा मुख्य कारण है इस्चेमिया। जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ओक्लूजन यानी उसकी जो धमनी है या सिराएं हैं, इसे हिंदी में बोला जाता है, हम आर्टरी, हम मेडिकल टर्म में इसे आर्टरी बोलते हैं, जिनमें ओक्लूजन यानी उसकी जो एक आकार कम होने की वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की कमी हुई और ब्लड सर्कुलेशन में आपकी ऑक्सीजन रहती है जो कि ठीक तरह से प्रॉपर आपके ब्रेन को नहीं मिलने की वजह से, उससे आपके ब्रेन में लीजन होने की वजह से आपको स्ट्रोक की समस्या पैदा हुई। तो फ्रेंड, मुख्यतः ये दो कारण होते हैं जिनसे हमें स्ट्रोक की समस्या पैदा हो जाती है। फ्रेंड, उसके अलावा बात करें ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनसे हमें स्ट्रोक की समस्या बन सकती है या फिर ऐसे किन लोगों को स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड, अगर किसी को हार्ट डिजीज है तो स्ट्रोक की समस्या या पैरालिसिस की समस्या बन सकती है। हाई डायबिटिक पेशेंट, जिसको डायबिटीज की ज़्यादा समस्या रहती है या फिर जिसको हाई डायबिटीज़ है, उन लोगों को स्ट्रोक की समस्या या पैरालिसिस की समस्या बन सकती है। उसके अलावा एक्सेसिव एल्कोहल यानी ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का जो यूज़ करने वाले, उनको कभी भी स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। फ्रेंड, एक्सेसिव फैटी डाइट लेने वाले लोगों को भी स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। उसके अलावा जिनको हार्ट डिजीज रहती है उनको स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे रिस्क फैक्टर। उसके अलावा जो ज़्यादातर स्मोकर चेन होते हैं उनको भी स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। तो फ्रेंड, ये थे रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से आप लोगों को या किसी को भी पैरालिसिस यानी स्ट्रोक की समस्या बन सकती है। फ्रेंड, आपने सुना होगा कि जब कोई सुबह उठने के बाद बाथरूम में गया, बाथरूम में जाके उसको चक्कर आके वहीं गिर गया, तो यानी स्ट्रोक की समस्या या फिर इसे अटैक, हम एक अटैक भी बोलते हैं, ये समस्या हमेशा सुबह मॉर्निंग में बनने की ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई रहती है। बस आपने सुना होगा, वो भी सुना होगा कि जो लोग बाथरूम में गिर गए या फिर उन्हें सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा संभावनाएं बताई गई। फ्रेंड, अब इसके कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रेंड, किसी को सुबह मॉर्निंग में जैसे कि वो उठने के बाद बाथरूम गया, गिर गया या नहीं भी गिरा, तब उसको अगर उसके पैरों से बराबर बैलेंस नहीं बन रहा, हाथ उसका सुन्न कर रहा है, पैर भी उसका सुन्न कर रहा है, तो उसके ये लक्षण उसको दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा उसको बोलने में या तो तोतलापन नज़र आ रहा है या फिर उसको चेहरे में थोड़ा सा तिरछापन नज़र आ रहा है, तो ये स्ट्रोक के लक्षण है यानी लकवा वाले लक्षण है। तो फ्रेंड, ये तो थे लक्षण। जब भी किसी को ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके आप ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए नोटिस करने वाली बात है
कि अगर हम विद इन 4 आवर के अंदर अगर पेशेंट को अगर उसको स्ट्रोक होने जा रहा है, अगर 4 आवर में हम उनको हॉस्पिटल पहुंचा दें तो वहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे बोला है TPA। वो इंजेक्शन अगर आपको लगा दिया जाता है विद इन 4 आवर, क्योंकि इस इंजेक्शन का इफेक्ट रहता है 3 से 4 घंटे के बीच में इसको लगाना जरूरी रहता है। तो उससे आपको होने वाले स्ट्रोक के लक्षणों की समस्या आपकी रुक जाएगी और आपकी बहुत जल्दी ही आपको रिकवरी बन जाएगी। फ्रेंड, उसके अलावा पेशेंट अगर एडमिट हो जाता है तो डॉक्टर उनके ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, CT स्कैन भी कराई जाती है, कभी कभी MRI भी कराई जाती है। उसके अलावा वाइटल साइन जैसे कि BP, शुगर वगैरह इस तरह के चेक करके रेस्पिरेशन क्या है, ऑटो सैचुरेशन कितना है, इन सभी को चेक किया जाता है, जिन्हें बोलते हैं वाइटल साइन। ये सभी चेक किए जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर आपको मेडिकली जो भी ट्रीटमेंट देता है वो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। जब आपके वाइटल साइन नॉर्मल आते हैं, आपको रिपोर्टिंग नॉर्मल आ जाती है, तब आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फ्रेंड, डिस्चार्ज के बाद में हमेशा फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है, जो कि फिजियोथेरेपी एक एक्सपर्ट से कराना जरूरी है। और यहाँ पे आपके पैरालिसिस यानी स्ट्रोक आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है आपको एक हाथ का भी हो सकता है कि आपके एक हाथ में कमजोरी आ गई, उससे कोई चीज़ ठीक तरह से नहीं उठ पा रही है, या फिर एक हाथ एक पैर का, जिसे हम हेमिप्लेजिया बोलते हैं। एक लिम्ब यानी आपका हाथ भी हो सकता है, पैर भी हो सकता है, उससे तो बोलेंगे मोनोप्लेजिया। अगर आपका वन साइड है यानी एक हाथ है और एक पैर है तो इसे बोलते हैं हेमिप्लेजिया। और अगर आपके दोनों हाथ दोनों पैर होते हैं तो इसे बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। फ्रेंड, ये टाइप्स आपके फेशियल पाल्सी यानी चेहरे के साथ भी आपके साथ में बन सकते हैं, यानी आपको चेहरे का लकवा भी इसके साथ का बन सकता है। जरूरी नहीं हमेशा बने, कभी बन सकता है और कभी नहीं भी बन सकता। तो फ्रेंड, ये है हमारे पैरालिसिस के टाइप कि हमें किस तरह से हमें पैरालिसिस हो सकता है। फ्रेंड, उसके अलावा फिजियोथेरेपी एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से आपको करवानी चाहिए, जिसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो, तो आप बहुत जल्दी ही इसके रिजल्ट ले सकते हैं। फ्रेंड, उसके अलावा हम आगे की वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज की, कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारा पैरालिसिस किसी स्ट्रोक है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो फ्रेंड, ये तो था हमारा स्ट्रोक के बारे में। फ्रेंड, एक चीज़ आपको मैं नोट करा दूँ, अगर किसी के हाथ में थोड़ी सी कमजोरी या चीटियाँ चल रही है या फिर सुनपन रहती, तो जरूरी नहीं वो चीज़ स्ट्रोक हो, काफ़ी कुछ समय से लगातार बनी हुई है, नहीं। आपको जब भी मॉर्निंग में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं या कभी दिन में भी कभी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि आपके चेहरे पे आपको तिरछापन नजर आया, बोलने में आपको तकलीफ हुई, उसके अलावा आपका हाथ पैर दोनों सुनने का ये, तो उन केसेज में यानी सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। एक तो पता चल रहा है कि आपके पैरों में सुनने का रही है, हो सकता है वो नर्व कंप्रेशन PIVD उनकी वजह से हो रहा, तो उसको आप पैरालिसिस समझने लगे। तो इन चीज़ों का खासकर आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा भी है तो, लेकिन इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सेपरेट लेकर चलें। उसके लिए आपको अपने आप को खुद को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोक अलग चीज़ होती है और PIVD यानी किसी का नस का दब जाना, वो हमारी रहती है न्यूरॉन्स वगैरह, तो उनके दबने की वजह से पैर में झंझनाहट, सुनपन वगैरह भी बनती है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हमेशा रखें। तो फ्रेंड, ये तो था आज का हमारा स्ट्रोक के बारे में। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की हेल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते हुए रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।